वेलकम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। हम डे 3 का वर्क लेकर जो कि विद्युत रसायन का है उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं बोर्ड में जो पूछे जाते हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए बोर्ड में किस तरीके के प्रश्न आते हैं और आपको कैसे लिखना है उसकी थ्योरी मैं समझाऊंगा। प्रश्न को देख लेते हैं। विद्युत रसायन, इसमें 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 1 मार्क्स के नंबर का पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है जैसे डेनियल सेल पे क्वेश्चन आता है, नर्स्ट समीकरण पे आता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया पर आता है, फैराडे के नियम पे पूछता है, जंग लगने की क्रिया, चालकता और विद्युत वोल्ट, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी आप समझिए। जो विद्युत रसायन का जो चैप्टर है और जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है उनको देखिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किस किस के होते हैं? विद्युत रासायनिक सेल पर, डेनियल सेल पर और उसकी कार्यविधि के बारे में, नर्स्ट समीकरण के बारे में, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, फैराडे के नियम, जंग लगने की क्रिया, इलेक्ट्रोलाइटिक चालकता, विद्युत रासायनिक श्रेणी, मानक इलेक्ट्रोड विभव, गैल्वेनी और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मोलर चालकता, बैटरी, ईएमएफ निकालना, कोलराउस का नियम। ये वाले प्रश्न यहाँ से बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए बोर्ड में जो प्रश्न आए हुए हैं ये भी आप समझते हैं। शुरुआत करते हैं विद्युत रसायन की। तो विद्युत रसायन की शुरुआत कैसे कहते हैं विद्युत रसायन, ये आपको समझना है। अब आप समझिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में या वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वैद्युत रसायन होता है। यानी कि वह युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा को तो रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, उसी को ही कहते हैं हम वैद्युत रसायन। तो कभी कभी आपसे डेफिनेशन भी पूछी जाती है। देखिए क्या होता है, ये हुई रासायनिक अभिक्रिया और ये बदल गई विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा से ये बदल गई रासायनिक ऊर्जा में। तो ये वाली क्रिया जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं विद्युत रसायन। अब विद्युत रसायन को जानने से पहले सबसे पहले आपको ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में जानना होगा। ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं पूछी जाती है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। समझिए ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की परिभाषा पूछी जाती है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, एक भी क्वेश्चन बोर्ड में ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे आता ना हो। मैं आपको जो डेफिनेशन समझा रहा हूं ये पूछी जाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं ये आप समझिए और फिर बोर्ड में आती है आपको लिखना कैसे है। समझिए, जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, यानी कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि होती है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। उदाहरण देखो, ये एक लवण है जिसमें Zn धातु की छड़ है। इसमें से अगर Zn निकल के, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाते हैं तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए Zn है, Zn से दो इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए और यहाँ प्लस के 2 आवेश आ गए। अब आप देखिए यहाँ ऑक्सीकरण संख्या 0 क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। आप समझिए Zn के ऊपर कोई आवेश नहीं है और यहाँ प्लस के 2 हो गए, तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ 0 और इधर कितनी हो गई 2। तो जब इधर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो उसे ही कहते हैं ऑक्सीकरण। तो यही था ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना। हो गई वृद्धि, या किसी पदार्थ वाला इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, यही कहलाता है ऑक्सीकरण। तो ये होता है यहाँ जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, तो ये हुआ ऑक्सीकरण। अब देखिए अपचयन। अपचयन इसका उल्टा होता है। अपचयन जिसे कहते हैं रिडक्शन। परिभाषा देखते हैं, जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। देखो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में अपचयित हो गया, तो यह ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। ये उसका अपोजिट है। यहाँ कितनी ऑक्सीकरण संख्या है प्लस के 2 और यहाँ कितनी हो रही है 0। तो प्लस के 2 से 0 हो रही है तो कमी हो रही है ना, तो इसलिए इसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्योंकि जो आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी या विद्युत रासायनिक सेल पढ़नी है उसमें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया आपको समझना जरूरी था। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है? जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है।
और अपचयन क्रिया कौन सी होती है? जिसमें ऑक्सीजन संख्या में कमी होती है, वो अपचयन अभिक्रिया होती है। तो ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया समझने के बाद आप समझिए विद्युत रासायनिक संलयन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे पूछा जाता है विद्युत रासायनिक संलयन या गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं। अब इन सेल को समझिए। विद्युत रासायनिक सेल की अगर परिभाषा देखें, ऐसा उपकरण जिसमें रासायनिक ऊर्जा को काय में बदला जाता है? वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, तो यह होता है कि जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। अब देखिए कैसे, दो पात्र लेते हैं और इसमें Zn की जिंक की छड़ डाली जाती है और लवण भी Zn का ही होना चाहिए, जैसे ZnSO4। गैल्वेनिक सेल की अगर बात करें, और ये कॉपर का विलयन लवण होता है और इसमें कॉपर धातु की छड़ डाली जाती है। ये इसमें जैसे CuSO4 ले लिया और बीच में लगा दिया जाता है लवण ब्रिज, तो ये बन जाती है एक गैल्वेनिक सेल। जो जैसे ही आप इसको साल्ट ब्रिज से जोड़ते हैं तो विद्युत प्रवाहित होने लगते हैं। होता क्या है, Zn इसके अंदर आते हैं विलयन में, Zn++ और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ऐसे होने लगता है। धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत बहती है। ऐसे अगर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इधर है तो धारा इधर से बहेगी। तो गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो हमेशा माइनस का होता है, एनोड होता है माइनस का और कैथोड होता है पॉजिटिव में। इसमें से Zn से इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं और कॉपर के इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आते हैं। तो ये होता है पूरा गैल्वेनिक सेल। आइए इसकी क्रिया विधि भी समझते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 2 नंबर में पूछता है या 3 नंबर में, तो इतना ही आपको करना है और डायग्राम बना देना है। लेकिन अगर 5 नंबर में इसकी क्रिया विधि पूछी जाए तो अब आप इसकी क्रिया विधि भी समझिए। गैल्वेनिक सेल की क्रिया विधि, देखो क्रिया विधि की अगर हम बात करें, जो गैल्वेनिक सेल है विद्युत रासायनिक सेल है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को काय में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में। और इसमें रिडक्शन अभिक्रिया ऑक्सीजन अपचयन अपने आप होती है। ये इंपॉर्टेंट है, एक जगह ऑक्सीजन हो रहा है तो दूसरी जगह अपचयन अपने आप शुरू हो जाती है। उदाहरण डेनियल सेल। अगर हम गैल्वेनिक सेल की बात करें तो इसका उदाहरण है डेनियल सेल का। अब देखिए डेनियल सेल की बात करें अगर हम, तो आप समझिए क्रिया विधि को। ये देखिए, ये एक है डेनियल सेल। अभी जैसे मैंने आपको समझाया था, इसमें ZnSO4 का विलयन बना है और दूसरी तरफ CuSO4 का। Zn धातु की छड़ इसमें डूबी हुई है और इसमें कॉपर धातु की छड़ डूबी रहती है। ऐसे इसके बाद क्या होता है, ये जो एनोड होता है, एनोड ये होता है माइनस का और कैथोड होता है प्लस का, और ये साल्ट ब्रिज द्वारा जोड़ दिया जाता है जिससे कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता रहे। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह Zn से, यानी कि हम कह सकते हैं एनोड से कैथोड की ओर होना शुरू हो जाता है और विद्युत धारा इसके विपरीत बहती है, कैथोड से एनोड की ओर। इलेक्ट्रॉन अगर इधर को जा रहे हैं तो धारा विपरीत आएगी। तो अब ये देखिए ऑक्सीकरण होता है, देखो एनोड पर, एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण। ये भी ध्यान देना है, न्यूमेरिकल में यहां से आते हैं। एनोड जिस पे होता है माइनस, यहाँ होता है ऑक्सीकरण। एनोड होता है ऋणात्मक और इस पे होती है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। ये ऋणात्मक है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं, ये समझ लीजिए। और दूसरा इसमें होता है कैथोड पे अपचयन। ये देखिए विद्युत धारा बनती है, ठीक है, ये होता है अपचयन। ये हो रहा अपचयन अभिक्रिया भी बताई थी ना, ऑक्सीजन संख्या में कमी, यहाँ 2 है तो 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी इसकी क्रिया विधि है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर क्रिया विधि भी आए तो ये ही लिख सकते हैं आप। तो ये है इसकी क्रिया विधि। आयनों का प्रवाह जो होता है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए याद रखने का क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर, रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर, और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या है, कैसे होता है, एनोड से कैथोड की ओर। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह धारा कैथोड से एनोड की ओर। ये पूरा का पूरा इसकी क्रिया विधि थी। अब आप देखते हैं विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत रासायनिक सेल के उपयोग। पहले उपयोग देख लेते हैं, उपयोग भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, 2 या 3 नंबर में रहते हैं। इसके उपयोग देखें। नंबर 1, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में। गैल्वेनिक सेल का उपयोग होता है ऊर्जा प्राप्त करने में, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है
तो और बैटरियों का मूल सिद्धांत इसी पर आधारित होता है, यानी कि बैटरी से बल्ब जलाते हैं ना, तो ये बैटरियों के उपयोग में जैसे ड्राई सेल, बटन सेल, डेनियल सेल, टॉर्च, घड़ी, रिमोट, मोबाइल आदि की सेल, ये सब किसके उदाहरण है, किसके उपयोग में होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल के। धातुओं की अभिक्रियाशीलता जानने में, कोई क्रियाशील धातु कितनी है उसकी क्रियाशीलता भी इसी के आधार पर विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई जाती है। और औद्योगिक उपकरणों में भी इसका उपयोग होता है, औद्योगिक उपकरणों में भी इसका उपयोग होता है, विद्युत आपूर्ति के लिए, मापन यंत्र बनाने के लिए, रासायनिक विज्ञान के अध्ययन में भी। इनमें से कोई से भी 2 या 3 आपसे उपयोग पूछता है, ये लिख सकते हैं, उपयोग आपके सामने है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं विद्युत अपघटनी सेल की, विद्युत अपघटनी सेल, ये देखिए विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल जिसके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कहते हैं। अब इसको भी समझिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लगातार बोर्ड में आता रहता है। अब आप समझिए, ऐसा उपकरण जिसमें ये उसका अपोजिट होता है, इसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, यानी कि विद्युत ऊर्जा काय में बदली जाती है, रासायनिक में। उसमें उल्टा था, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदली जाती थी, इसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक में बदली जाती है। अच्छा, उसे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब देखिए विद्युत अपघटनी सेल की अगर हम बात करें, एनोड, यहाँ ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, और कैथोड पे होता है अपचयन। इसमें उल्टा होता है, इसमें एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड होता है निगेटिव, उसमें उल्टा था। अब इसमें उल्टा है, जस्ट अपोजिट। इसका देखो, इसकी भी देख लेते हैं क्रियाविधि। देखो विद्युत अपघटनी सेल की अगर क्रियाविधि की हम बात करें तो देखो वह, ये तो आपको समझ में आएगा। उदाहरण देखो ये रहा, इसमें इस सेल में क्या होता है, एक ही पात्र में दोनों इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं। देखो NaCl का इसमें विलयन भरा हुआ है और दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे हुए हैं NaCl के। एक इसमें प्लस होता है कैथोड और माइनस होता है, सॉरी एनोड होता है प्लस में और कैथोड होता है माइनस में। गैल्वेनिक सेल में अपोजिट होता है। देखो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है कैथोड पे इसमें, और अपचयन की क्रिया होती है एनोड पे। ये रहा, ये अपचयन की क्रिया है, अपचयन आपको पता ही चलेगा, ऑक्सीजन संख्या में कमी और ये ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि, इस तरीके से। और इसका क्या होता है, वैद्युत आपूर्ति बाहर से, यानी कि बाहर से इसमें विद्युत ऊर्जा दी जाती है, तब रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये होता है बिल्कुल विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत रासायनिक सेल के जस्ट अपोजिट। इसके बाद अगर हम इसके उपयोग देखें, उपयोग भी पूछ लिए जाते हैं, उपयोग समझिए। विद्युत अपघटनी सेल के उपयोग, नंबर 1, धातुओं को निष्कर्षण करने में, धातुओं को जो निष्कर्षण करते हैं वो विद्युत अपघटनी सेल में ही करते हैं। नंबर 2, धातुओं का शोधन, शोधन भी धातुओं को शोधन जो करते हैं वो भी विद्युत अपघटनी सेल के द्वारा ही किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि एक धातु पे दूसरी धातु की परत जमाना, उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, वो भी विद्युत रासायनिक श्रेणी से ही कहते हैं। जैसे कि चांदी पे सोने की परत चढ़ाई जाती है तो वो भी विद्युत अपघटनी सेल के उपयोग से ही होता है। और रासायनिक निर्माण में ये होता है विद्युत अपघटनी सेल के उपयोग। दोनों में अंतर देखिए, अंतर भी पूछ लिए जाते हैं, तो अंतर आप लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें उल्टा, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। नंबर 2, अभिक्रिया इसमें स्वतः होती है, इसमें अभिक्रिया स्वतः नहीं होती, करानी पड़ती है, बाहर से विद्युत प्रवाहित करनी पड़ती है विद्युत अपघटनी सेल में। अगर विद्युत रासायनिक सेल में बाहरी विद्युत स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें बाहर से बैटरी लगाने की आवश्यकता होती है। नंबर 4, इसमें एनोड होता है ऋणात्मक, किसमें, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, और इसमें एनोड होता है धनात्मक, अपोजिट। और नेक्स्ट, इसमें कैथोड होता है धनात्मक, डेनियल सेल की अगर हम बात करें, गैल्वेनिक सेल की, और इसमें उल्टा, कैथोड होता है ऋणात्मक। अब जब उल्टा होता है तो अभिक्रिया भी उल्टी होती है। एनोड पर इसमें ऑक्सीकरण होता है, उसमें ऑक्सीकरण होता है, और इसका उदाहरण हो गया डेनियल सेल। ये देखिए दोनों एक है, जो एक ही उसमें डूबी रहती है। ये यहाँ डायग्राम गलत है, ये डायग्राम जो इससे पहले था उसमें ही देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट और कौन सा क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, हाँ, मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ये भी समझिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है यहाँ से।
जब किसी इलेक्ट्रोड, डेफिनेशन देखिए, जब किसी इलेक्ट्रोड को 1 MV एक वायुमंडलीय दाब और 298 केल्विन ताप पर रखा जाता है तो प्राप्त विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखो मानक नाम से ही पता चलना मानक। अगर आप किसी विलयन का की सांद्रता लेंगे 1 M, तो विलयन की सांद्रता कितनी लेनी है 1 M, इसकी सांद्रता है 1 मोल प्रति लीटर, और वायुमंडलीय दाब लेना है एक वायुमंडलीय दाब, और टेम्परेचर कितना कर रखना है 298। अब ये मानक स्थिति में आ गया। अब जो भी इसका वोल्ट आएंगे वो ही कहलाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक के नाम से ही पता चल जाएगा, और इसे ई नोट से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया? मानक से ही समझना। कितने सांद्रता 1, दाब 1 वायुमंडलीय, और टेम्परेचर 298। तो जब जो भी इसका इलेक्ट्रोड विभव आएगा वही कहलाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए मानक सेल विभव। देखिए यहां फिर मानक आया शब्द मानक। परिभाषा, किसी वैद्युत रासायनिक सेल का कुल विभव यानी कि कैथोड के विभव और एनोड के विभव के अंतर के बराबर होता है, इसे मानक सेल विभव कहते हैं। देखो आपको क्या करना है, जो सेल का कैथोड पे विभव आएगा ये कैथोड, उसमें से घटा देंगे एनोड के विभव को, तो जो प्राप्त होता है विभव वही कहलाता है ई सेल विभव। इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट है। यानी कि दोनों का अंतर, कैथोड के विभव का और एनोड के विभव का जो अंतर आएगा वही कहलाएगा क्या मानक सेल विभव। ये निकालने को आता है और इस सूत्र का इस्तेमाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि कैथोड में से एनोड का विभव घटा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ननस्ट समीकरण, इंपोर्टेंट। ननस्ट समीकरण भी समझिए। पहले परिभाषा देख लेते हैं। ननस्ट समीकरण वह समीकरण है जिसका प्रयोग अमानक अवस्था में, देखो मानक नहीं, अमानक अवस्था में सेल विभव ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगर कोई सेल मानक अवस्था में नहीं है, जैसे अभी मानक 1 मोल सांद्रता नहीं है, 1 वायुमंडलीय दाब नहीं है, 298 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं है, तो वो हुई अमानक अवस्था में। अगर अमानक अवस्था में है नहीं है तो फिर उसका सेल विभव कैसे निकाला जाता है, एक समीकरण होती है उससे निकालते हैं, तो वही समीकरण कहलाती है ननस्ट समीकरण। देख लेते हैं कौन सी है। ननस्ट समीकरण होती है ई, ये नहीं है, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग उत्पाद बटे अभिकारक। तो ये होता है ननस्ट समीकरण। इस समीकरण को ही कहते हैं ननस्ट समीकरण। और इसका प्रयोग कब होता है, जब हम सेल का विभव निकालते हैं लेकिन मानक अवस्था में ना हो। तो इसमें इस सूत्र के इस्तेमाल से भी न्यूमेरिकल में करेंगे। जहां ई सेल हो गया अमानक अवस्था में सेल विभव, ए नोट सेल को है मानक सेल विभव, और log 10 सामान्य लघुगुणक, और उत्पाद अभिकारक अभिक्रिया जो समीकरण दी रहेगी उसमें ये मान रखने से आता है। और ये तो आपको पता ही है, मान और n होता है इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन समीकरण में है तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो ये हुई ननस्ट समीकरण। नेक्स्ट, गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल विभव का संबंध। ये सूत्र होता है डेल्टा जी नोट बराबर एन एफ ई। एन जो है यहाँ डेल्टा जी को कहते हैं ऋणात्मक, अगर ये आता है तो अभिक्रिया अपने आप ही होती है। अगर ई का मान धनात्मक रहता है तो सेल कार्य करेगा वरना नहीं करेगा, अगर डेल्टा जी का मान निगेटिव आएगा। एन क्या है, एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एफ क्या है फैराडे, 96,500 रखना है जब न्यूमेरिकल करेंगे अपने पास से, और ई सेल विभव दिया रहेगा जैसे ये दिया है, तो तब आप निकालेंगे मान, ये माइनस का चिन्ह है। अगर आया ऋणात्मक तो सेल कार्य नहीं करेगी, अगर आया धनात्मक तो सेल कार्य करेगी। ये होता है गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल विभव का संबंध। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं चालकता। चालकता बहुत, ये या तो 1 नंबर में आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी या न्यूमेरिकल इससे पूछा जाता है। परिभाषा देखिए, किसी विलयन की विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता को चालकता कहते हैं। ये विलयन है, ये कितनी धारा प्रवाहित कर रहा, यही इसकी क्या कहलाएगी चालकता। और इसका सूत्र देखिए, प्रतिरोध बराबर रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। एल अपॉन ए होता है सेल नियतांक, एल अपॉन ए को कहते हैं सेल नियतांक, और चालकता जी बराबर 1 अपॉन आर। ये फार्मूले याद रखिए
और नोट कर लीजिए, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल भी समझाऊंगा। तो ये एक एक दो दो नंबर की डेफिनेशन होती है, इसको नोट करते चलिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक मोलर चालकता की अगर हम बात करें, मोलर चालकता की डेफिनेशन देखिए, एक मोल इलेक्ट्रोलाइटिक द्वारा प्रदर्शित चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। कितनी? एक मोल, ये याद रखना, एक मोल इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि एक मोल धारा प्रवाहित करने पे जितनी उसकी चालकता होती है वही उसकी मोलर चालकता कहलाती है, और इसका मान होता है डेल्टा एम बराबर के कापा गुना 1000/c। इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, डेफिनेशन आई तो ये लिखिए, और नहीं तो न्यूमेरिकल इस पे आएगा, डेफिनेशन में आप इतना ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए फैराडे के विद्युत अपघटनी नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। दो नियम है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। पहला नियम देखो, पहला नियम, अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान, यानी कि जब विद्युत अपघटन करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर जो भी पदार्थ का द्रव्यमान प्रवाहित विद्युत आवेश के समानुपात होता है। जब अपघटन के समय, जब विद्युत अपघटन कराया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर जितना पदार्थ का द्रव्यमान निक्षेपित होता है, जितना भी द्रव्यमान बनता है वो किसके समानुपाती होता है? विद्युत आवेश के समानुपाती होता है। यानी कि ये इलेक्ट्रोड है, जब विद्युत अपघटन की क्रिया होती है तो जब इस पे जितना भी वेट जमा हो जाएगा, निक्षेपित हो जाएगा, वो किसके बराबर होता है? प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। और W बराबर लिख सकते हैं ZIT। ये फार्मूला याद रखिए, इस फार्मूले से न्यूमेरिकल भी करने हैं। W है अपघटित पदार्थ का द्रव्यमान, जो पदार्थ अपघटित हुआ उसका द्रव्यमान, I है धारा, T है समय, कितने समय तक, Z है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अगर दूसरा नियम देखते हैं, यदि समान मात्रा की विद्युत धारा, दोनों में समान मात्रा धारा बहती है, भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइटों में प्रवाहित की जाए, यानी कि इसमें भी धारा समान रहे, इसमें भी धारा समान रहे, दोनों में प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोड पर अपघटित या मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान, या एक पे से तो अपघटित होता है, दूसरे पे जमा होती है धातु, तो जो भी उनका पदार्थ का द्रव्यमान रहेगा वो किसके तुल्यांक के बराबर होता है? रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। W1/W2 बराबर A1/A2, ये इसका फार्मूला बनता है। एक से धातु निक्षेपित होती है, एक से विक्षेपित होती है, तो जो इनका द्रव्यमान होता है वो किसके समानुपाती होता है? तुल्यांक के बाहर के। ये फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम है, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी, परिभाषा समझिए इसके। मानक इलेक्ट्रोड विभव ए के बढ़ते या घटते क्रम में धातुओं व अधातुओं को जिस श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में जो ऊपर होती है उसका मानक अपचयन विभव कम होता है और वो अत्यधिक क्रियाशील होती है, और जिसका कम होता है वो कम क्रियाशील होती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, Li लेना करे रब रेना लेना का भाई कार नहीं मांगता और मैं जानता नहीं SNPB को, और यहाँ आ जाएगा H और नीचे आ जाएगा चापा, चापा यानी कि CUHAPA HGAGPTAU, ये हो गए। देखो, लेना का भाई कार नहीं मांगता और मैं जानता नहीं SNPBH2 को, और H2 का मानक अपचयन विभव होता है 0। नीचे आ जाएगा चापा CHAPA, ये 5 धातु नीचे, इनका मानक अपचयन विभव तो होता है प्लस में और ऊपर होता है माइनस में, तो सबसे ज्यादा ऊपर होती है माइनस, तो जिसपे जो सबसे ज्यादा जिस पे माइनस होता है वो धातु उतनी ही क्रियाशील होती है, तो लिथियम सबसे ज्यादा क्रियाशील। देख लेते हैं नेक्स्ट। देखो ये बनाई है इसी क्रम में, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दी ये मानक अपचयन विभव यहाँ से निकाले गए हैं और इसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी प्राप्त की गई है। नेक्स्ट देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग कभी कभी पूछ लिए जाते हैं पेपर में, ये समझिए। धातुओं की क्रियाशीलता ज्ञात करने में, जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है वो ज्यादा क्रियाशील, और जो नीचे है, जो धातु श्रेणी में ऊपर होती है वह अधिक क्रियाशील होती है। जो मैंने भी श्रेणी बनाई, ऊपर वाली ज्यादा क्रियाशील होती है। नंबर 2, विस्थापन अभिक्रिया की भविष्यवाणी करने में,
ऊपर की धातु नीचे वाली धातु को अब उसके लवणों से विस्थापित कर देती है। जैसे Zn धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे ऊपर है और Cu धातु नीचे है इसके, तो ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को निकाल देगी। देखो CuSO4 के विलयन से Cu को निकाल दिया और ZnSO4 आके Zn इस पर आके जुड़ गई। लेकिन अगर यही क्रिया उल्टी हो जाती, ये ZnSO4 लेते, इसे हटाए ZnSO4 और इसमें Cu डालते, तब ये अभिक्रिया नहीं होती, क्योंकि Cu नीचे है, ये कम क्रियाशील है, तो ये अभिक्रिया नहीं होने की। याद रखना, ऊपर वाली धातु ही नीचे वाली धातु को हटाती है। अब नेक्स्ट, विद्युत रासायनिक श्रेणी के महत्वपूर्ण निष्कर्षण में बैटरी बनाने में, निष्कर्षण पेंटिंग रेडॉक्स अभिक्रिया में ये इसका उपयोग होता है। तो ये हुए विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग ये थे मेरे डे 3 की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मैं इसके बाद जो वीडियो डे 4 रहेगा वो इसके न्यूमेरिकल पे रहेंगे, जो कि बोर्ड में लगातार आते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।